आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सारी ड्रग्स मैकेनिज़्म और उसकी इम्पोर्टेंस के कौन कौन सी बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है ड्रग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बताया ड्रग फॉर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ जो हम फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें दो मेन डिजीज़ है, एक पार्किंसनिज्म की और एक है हमारी अल्जाइमर डिजीज़। तो ये दो डिजीज़ के मैकेनिज़्म तो सबको ही पता है, तो बस हमने उसकी ड्रग्स पढ़नी है। ये सारी जो सी इधर बताया हुआ साइनेप्टिक पाथवे बताया कि हमारे दो साइनेप्टिक पाथवे होते हैं, एक एक्साइटेटरी जो एक्साइटेशन करता है, इम्पल्सिस को इंक्रीज़ करता है, और एक है इनहिबिटरी। ये भी सबको फिजियोलॉजी में ऑलरेडी हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में डीपीटी के पढ़ चुके हैं। आगे न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ जो उनकी है, इसमें जो बताया हुआ है वो पार्किंसनिज्म है। इसका ये सारा मैकेनिज़्म है जो सब को पता होता है। आगे मेन इसका क्या है, ये उसकी ड्रग्स लिखी है। ड्रग क्या है कि किसकी वजह से हमारी ये जो है ना, क्या नाम है, पार्किंसनिज्म हमें किस वजह से हो रहा है। ये पार्किंसनिज्म हमारा किस वजह से हो रहा है कि डोपामीन की वजह से हो रहा है ना, कि डोपामीन अवेलेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये पार्किंसनिज्म की डिजीज़ हो। तो उसके लिए जो मेन दो ड्रग है ये इस पेज पे लिखी है, लीवोडोपा और ये कार्बिडोपा। ये दोनों ही मेन ड्रग है। इन दोनों के अच्छे से नाम याद कर लें। बाकी जैसे हमने मैकेनिज़्म लिखा है कि जो डोपामीन एक्शन कर रही है ना, वही इनका मैकेनिज़्म है। ये अंदर लिखा हुआ है कि जो सी लीवोडोपा है, आगे बताया डिफरेंस बस बता दिया कि लीवोडोपा क्यों यूज़ कर रहे हैं, कार्बिडोपा क्यों यूज़ कर रहे हैं। जो लीवोडोपा है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर ये लिखा हुआ है, इसको क्रॉस नहीं करता, और जो सी कार्बिडोपा है ना वो क्रॉस कर लेती है। कार्बिडोपा जो होती है, दोनों के सेम थेरापेटिक यूजेज है कि ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज़ है। बाकी वही जो से पार्किंसनिज्म में क्या क्या चीज़ हो रही है, वही ट्रेमर्स जो से आ रहे हैं, रिजिडिटी आ रही है। ट्रेमर्स कौन से है, इसमें इंटेंशन ट्रेमर्स आ रहे हैं। जो इंटेंशन ट्रेमर है वो हमारे साइरेबेलम के अंदर डिजीज़ जो आती है, टैक्सिया, उसके दौरान आता है। जो पार्किंसनिज्म है इसमें हमारे पास आते हैं रेस्टिंग ट्रेमर के, हम रेस्ट पे हैं तो हमारे हाथ कांप रहे हैं, कईयों के आई का मसला होता है, नेस्टैग्मस, और हेड की मूवमेंट को भी आती है इसमें। ये आगे अगर किसी को मैकेनिज़्म यहाँ से नहीं याद हो रहा तो ये मेन डायग्राम लिखी हुई है कि जो से हम लीवोडोपा ले रहे हैं वो किस तरह एक्ट कर रही है। जो लीवोडोपा है वो जीआईटी ट्रैक में जो जाके मेटाबॉलिज्म उसका बताया। जो कार्बिडोपा है वो मेटाबॉलाइज का इधर बताया हुआ है कि ये जो सा है पेरिफेरल में जाके मेटाबॉलाइज होता है। ये दोनों का डिफरेंस बता दिया है, ये साइनेप्टिक पाथवे बता दिया। अगर आप मैकेनिज़्म को इस तरह डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन आती है पेपर की। नेक्स्ट जो सा इसी जो हमने लीवोडोपा कार्बिडोपा पढ़ा ना, इन दोनों की वो है, ये सारा कुछ लिखा है। आगे इसके एडवर्स इफेक्ट बताया कि पेरिफेरल इफेक्ट क्या आ रहे हैं, सीएनएस पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। इंट्रैक्शन मर्जी है, वैसे ना ही करें, इंट्रैक्शन का कोई इतना नहीं होता कि इंट्रैक्शंस एक दफ़ा रीड ज़रूर करें, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंट्रैक्शंस वगैरह ना, वो क्वेश्चन नहीं कभी इतना आया कि इसका मतलब इंट्रैक्शंस किसके साथ है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाता है। पेरिफेरल का इन्होंने बताया हुआ है कि पेरिफेरल पे जाके क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। टैकीकार्डिया कर देती है, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल कर देती है। नेक्स्ट जो सा है इसी की ड्रग्स बताई हुई हैं कि जो से मेटाबोलाइट्स मतलब डोपामीन को कन्वर्ट करती है, मतलब मेटाबोलाइट्स उसका बना देती है ताकि उसको इनहिबिट किया जाए। मतलब जब कौन उसको मतलब मेटाबोलाइट कर रहा है तो वो बताया हुआ है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज है ना एंजाइम, जब ये एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट होगा तो जो डोपामीन है ना वो हमारी एक्ट करेगी। जब ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी डोपामीन एक्ट करेगी। तो उसके लिए ये वाली ड्रग्स हम लेते हैं, सैलिग्लीलाइन, रेजिग्लीलाइन और ये सफीनामाइड। ये दो पहली वाली कर लें, दोनों के सेम नाम है, सैली है और रेजा है। आगे दोनों के जो नाम है गीलाइन, ये दोनों सेम है। तो ये दो ड्रग मतलब ये जो सी है डोपामीन को इस तरह बॉडी में जो डोपामीन बन रही है उसको इस तरह एक्ट करवाएगी कि जो मोनोमीन ऑक्सीडेज है ना वो बन ही नहीं रहा। ये हो गया। नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक है ये उसका मैकेनिज़्म लिखा हुआ है कि ये जो सी हमने ड्रग्स पढ़ी है ना, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें इस बॉक्स को। ये दोनों बॉक्स मतलब एमसीक्यूज़ के लिए आ जाते हैं, कोई भी चीज़ छोटी समझ के छोड़नी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक है ये डोपामीन के रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है। मतलब डोपामीन का जो फंक्शन है उसको इन्हेंस करने के, उसको एगोनिस्ट मतलब उसको जो एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है कि उसके साथ ही ये एक जैसा वर्क करेगी, उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करनी, उस वर्क को प्रमोट करने के लिए होता है।
तो ये उसकी जो ड्रग्स बताई हुई हैं वो ब्रोमोक्रिप्टीन है, एपोमोर्फिन है, ये 2 ड्रग भी ठीक है। अगर दोनों की सिर्फ ये ड्रग्स के नेम इसलिए डिफरेंट होते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट की वजह से मैकेनिज़्म भी सेम होता है, साइड इफ़ेक्ट किसी का 1-2 ज़्यादा हो जाएगा, या फिर किसी की जो डोजेज है ना या एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो डिफरेंस होता है। वो मर्ज़ी है, अगर कोई ड्रग का डिफरेंस है तो वो आप ज़रूर याद करें। पेपर में जब किसी चीज़ को हाईलाइट करके डिफरेंस करके लिखे ना तो ज़्यादा नंबर आते हैं। ये अमेंटाडीन भी इसी की बताई हुई है, और एंटी मस्करेनिक एजेंट में बताया ये अगर मर्ज़ी है करना है तो कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। ये पीछे जो सा ना ये सारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी किसी चीज़ को छोड़ने से पहले ना एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करते हैं। अब जैसे इसमें एंटी मस्करेनिक एजेंट एगोनिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखें कितना अच्छा लिखा कि वो ग्लूकोमा के पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, और ये लिखा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन तीनों में एंटी मस्करेनिक एजेंट हम डोपामीन के एगोनिस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सा है इस चैप्टर का वो यही इसके लिखे हुए हैं। ये ड्रग हमने अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, अल्जाइमर डिजीज़ क्या है कि वो बीटा और अल्फ़ा वो ज़्यादा जो सी एक टॉट प्रोटीन होती है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर डिपॉजिट होती है। सिंपल सा ये मैकेनिज़्म है, किसी की हमने कोई चीज़ नहीं लिखनी। अब ये जो से फंक्शन को करवा रही हैं उसके हिसाब से हमने ये करना है। ये ड्रग्स अब इधर लिखी हुई है, क्या नाम है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर के, मतलब एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज उसका नाम शो कर रहा है। जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रही है ना उसके एंजाइम को इनहिबिट करना है। बाकी वो ये 2 मेन ड्रग लिखा है, रिवास्टिगमीन जो हमने पहले ही क्या नाम है एसिटाइल कोलिन में एंटागोनिस्ट, सॉरी पीछे जो हमने पढ़े ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसमें ये रिवास्टिगमीन पड़ी हुई है ना, ये ड्रग और डोनिपिजिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग है। दोनों के नाम, ये एंजाइम का नाम याद कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। आगे ये बताया है एनएमडी न्यूरो मस्कुलर का बताया कि रिसेप्टर जो सा एंटागोनिस्ट इसको इनहिबिट करने के लिए जो सी ड्रग है, तो इसमें ड्रग नहीं एक बताई हुई है एमएमएनटीन। आगे जो हमारे पास है अल्जाइमर डिजीज़ के बाद पहले पार्किंसनिज्म में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर अल्जाइमर डिजीज़ है, फिर हमारे पास जो आ रही है ये भी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो चल रही है, ये लिखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये हमारे पास लिखा है, ये हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसकी सेम कंडीशन है, मतलब डिफरेंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं। आई का प्रॉब्लम है, जीआईटी का प्रॉब्लम है, मसल्स का है, किडनी का है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उससे रिलेटेड ना ये सब की उन्होंने एक एक ड्रग दी हुई है। तो ये ड्रग का एक्शन सेम बहुत ही इजी है। ये लिखा है, इधर लिखा है इंटरफेरोन देंगे इम्यूनिटी के लिए, कि इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए। सारी ड्रग्स अगर नहीं याद हो तो कम से कम 3 से 4 ज़रूर याद करनी चाहिए कि अगर पेपर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस आए तो हमें उसका ये तो पता होना कि उसका कोई ट्रीटमेंट करना है। जैसे अब ये पहली दी है, ये इम्यून सिस्टम के इन्हेंसमेंट के लिए दी है। दूसरी जो सी दी है माइलिन प्रोटीन जो सी है ना जिसने न्यूरॉन को कवर किया, उसके लिए लिखा हुआ है। दूसरे हमारे पास लिम्फोसाइट के लिए है जो सीएनएस में वर्क कर रहे हैं। थर्ड जोन से हमारे पास इसको कर रहे हैं लिम्फोसाइट की ही तरह है, पर ये ओरल दी जा रही है, दोनों ओरल ड्रग हैं। नेक्स्ट जोन से हमारे पास ये वाली, ये नाम भी करें, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये एंटीबॉडीज़ दी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये 3-4 नाम बताए हैं, इधर कोई सा एक कर ले, मैं या तीनों चारों भी कर ले, क्योंकि मैकेनिज़्म तो सबका एक जैसा ही है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोलिटिक और हिप्नोटिक्स। एंजियोलिटिक एंजाइटी से रिलेटेड है। अब इसमें ये दूसरी ड्रग्स इन्होंने ये साइड पे टेबल दिया है। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन में मेन इंपॉर्टेंट ड्रग आप 2 का डायज़ेपाम सबसे पहले और लोराज़ेपाम, दोनों के नेम भी सेम है। डायज़ेपाम तो मसल रिलैक्सेंट के तौर पे हर जगह यूज़ हो रहा है। डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम ये बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर हो गया। नेक्स्ट जो सा है उसके एंटागोनिस्ट बताया, तो उसमें ये फ्लुनाज़ेपम, फ्लूमाजेनिल। ये ड्रग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे ना एंटीडोट बताया है, तो इसलिए इस हवाले से इस ड्रग को ज़रूर करना है। आगे जो सी ये बारबिटूरेट्स है, ये कर ले मर्जी है, ये इतनी वैसे पेपर्स में आई नहीं हुई, एमसीक्यूज़ के तौर पे ना आ जाए, अभी तक तो पेपर्स में नहीं आई। वो थ्रू करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो मेन हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन
कि ये सारी ड्रग्स और उसकी ये जो सी एक एंटीडोट बताया ना फ्लूमाजेनिल, ये ड्रग ज़रूर करनी है। अब ये सारे बेंजोडाइजेपिन एक्शन कैसे कर रही है, तीनों डायग्राम में उसका गैबा इनहिबिटर का सारा फंक्शन लिखा हुआ है, सेम उसकी ड्रग्स का यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये उसके एक्शन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें डिफरेंट एक्शन बताएं कि रिड्यूस करता है एंजाइटी को सेडेटिव के तौर पे है। और नेक्स्ट जो सा हमारे पास है एंटीरोग्रेड एमनीजिया, एंटी कन्वर्सेंट और मसल रिलैक्सेंट का नेम भी इधर आ गया। एक्शन के हवाले से भी पांचों इंपॉर्टेंट है, थेराप्यूटिक के हवाले से भी पांचों इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एंजाइटी का डिसऑर्डर है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको कंट्रोल करता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है डायज़ेपाम और लोराज़ेपम। ये हो गए स्लीपिंग डिसऑर्डर में आ रहा है कि जो हमारी वो तीनों जो स्लीप की हमारी टर्म्स आती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और रैपिड आई मूवमेंट वाली, वो तीनों इसमें आ जाती हैं। एमनीजिया का लिखा हुआ है कि उसके लिए यूज़ करते हैं, और सीजर्स में यूज़ करते हैं, वही मसल डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। और इधर भी ये लिखा है कि डायज़ेपाम इज़ यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल स्पैज़म। ये हर एक को हम देख सकते हैं। और आगे भी लिखा कि स्पास्टिसिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट, और जो न्यूरो डिजनरेटिव पीछे एमएस हमने पढ़ी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, इसमें भी दे सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स किसी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एटलीस्ट गो थ्रू करना ज़रूरी होता है कि कभी जैसे अब हाईलाइटेड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सी है को रिलेट नहीं करती, और एक्चुअल हाफ टाइम है इसका डायज़ेपाम का। नेक्स्ट जोन सा है वो हमारे पास है ये डिपेंडेंस है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इसका साइड इफ़ेक्ट्स आ गया। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसकी तीन है, मेन इंपॉर्टेंट है कि डोजीनेस और कन्फ्यूजन करती है, और क्या करती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ये एंटागनिस्ट में वही जो इसका बताया हुआ है फ्लूमाजेनिल जो ड्रग है, ये इंपॉर्टेंट है, गाबा इनहिबिटर के एंटागनिस्ट वर्क कर रहा है। और ये बाकी पीछे जितनी भी हमने पढ़ी है वो सारी ओरल है। ये हमारे पास है वो इंट्रावेनस दी हुई है हमारे पास। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, वो हमने आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसमें कवर हो जाएगी, इधर छोड़ लिया। आगे ये बारबिचुरेट्स का बताया, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गाबा इनहिबिटर की तरह जो पीछे हमने पढ़े। बारबिचुरेट्स में डिफरेंट आता है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये उन्होंने बता दिए, दोनों सेम नाम लिखा है, फिनोबार्बिटल और एमोबार्बिटल। एक्शन भी देखे डिप्रेशन ऑफ सीएनएस को डिप्रेस कर देगी, उसके मैकेनिज्म एक्शन को। नेम जो है ना वो सबका प्रेजेंट कर रहा है, मैकेनिज्म जो एक्शन है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सबकी ये जो यूजेस हैं, ये उसके एक्शन है वो प्रेजेंट उसके एक ही नहीं, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है। अगर थेरेपेटिक यूजेस का बताया हुआ है तो ये एनेस्थीसिया के तौर पे एंटी कन्वर्सेंट, पीछे जो हमने पढ़ा सेडेटिव वो भी हम पीछे पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे एडवर्स इफेक्ट वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा दिए हैं कि ये ड्रग के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए इसको इतना यूज़ नहीं किया जा रहा। ये सारे इसके एक एक वर्ड में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। पता है हमें एडिक्शन क्या होता है कि मतलब जब बंदे को सुकून मिलता है किसी ड्रग के साथ, ये जो उनसे होते हैं ना, तो फिर बंदा बार बार लेना शुरू कर देता है। ड्रोजीनेस मतलब चक्कर वगैरह आते हैं, नोजिया होता है, इसको वर्टाइगो आते हैं, ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस की वजह से एंजाइम इंडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये हमारा चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो गया। ये समरी लिखी हुई है बेंजोडाइजेपिन की और अदर जो ये एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए कि मतलब जब आपने पूरा चैप्टर एक अच्छा उससे पढ़ लिया ना, आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1-2 मिनट में इसको देख लो, तो आपका वो चैप्टर जो पीछे है ये ड्रग्स के नेम है, ये उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मतलब एडवर्स इफेक्ट से लिखेंगे। नेक्स्ट जो सा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये बोर्ड में लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ट्राईसाइक्लिक है ना, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ये लिखा हुआ है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट और ट्राईसाइक्लिक ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन दी अपटेक इनहिबिटर, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यही सारा आगे चैप्टर में चलना है, सिर्फ ड्रग्स के नेम चेंज होने वाले हैं। आगे ये नेक्स्ट पेज मैंने किया, ये इसके इकट्ठे एडवर्स इफेक्ट से सारे लिख दिया। सेलेक्टिव SSRI के, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSRI कहते हैं, SSRI।
ये इसके सारे एडवर्स इफेक्ट्स इन्होंने लिख दिए। नेक्स्ट जो सा ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है कि ए टिपिकल जो मतलब रैंडमली यूज़ करते हैं, ए टिपिकल वही होता है ना, मतलब अगर हम सिम्टम की बात करें कि टिपिकल एग्जैक्ट यही इसके सिम्टम है, तो कभी कभी कुछ डिजीज़ के ए टिपिकल सिम्टम भी आते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हो रहा कि मतलब इस डिजीज़ के भी ये सिम्टम है। इसी तरह ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है जो मतलब एग्जैक्ट उसके लिए यूज़ नहीं हो रही, पर ये हम एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये सारी ड्रग्स के नेम है, ये सारे के सारे में से 4 ड्रग्स के नेम आपको पक्के याद होने चाहिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चारों का सेम है। ये दोनों मतलब हाईलाइटेड पॉइंट करके मतलब लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, तो हाईलाइटेड पॉइंट करके लिखा जाए ना कि न्यूरो मस्कुलर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनको इनहिबिशन करता है और ब्लॉकिंग करता है रिसेप्टर को, तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एक्शन करने की ये वाली ज़रूरत नहीं, ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस भी सेम के किसी पैनिक अटैक्स होते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड्स इफेक्ट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने ज़्यादा लिखे हैं, इनको बंदा हाईलाइट करके लिखे, आगे लिख दे के वेट लॉस होता है इसकी वजह से, ड्राई माउथ होता है, सारी ये चीज़ों को ना बंदा जब हाईलाइट करके लिखता है ना मार्कर के साथ, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये सारे एडवर्स इफेक्ट एक पैराग्राफ में भी बताए हैं और इधर ये सारे बताए हैं, ये सारे हमने कर लेने हैं। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो हमें पीछे पड़ा था डोपामिन के दौरान, वही इसको दोबारा इधर बताया हुआ है कि आप वहाँ कर लो या यहाँ पे कर लो। हाँ, वही सेम लिखा हुआ है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो सा एक एंजाइम है, डोपामिन के एक्शन को कम करता है। इधर ये कुछ ड्रग्स बताई हुई हैं, उसके एक्शन को वही ये सेलिग्लिलाइन, सेम वो जो पार्किंसनिज्म की लिखी हुई थी वही ड्रग्स को इधर लिख दिया। आपने पीछे याद कर लिया है तो वो टॉपिक आपका इधर भी कवर हो गया। नेक्स्ट जो से ये कोई भी करने की ज़रूरत नहीं, ये भी हमारा चैप्टर कवर हो गया। बस ये जो सी लिथियम वाला ना, ये एक बार MCQ शायद आया हुआ है, ये एक दफ़ा आप रीड आउट ज़रूर कर लेना, कोई शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आया, MCQ के तौर पे। आगे एंटी साइकोटिक ड्रग है। एंटी साइकोटिक ड्रग में ये जनरेशन्स बताई हैं जो हम ऑलरेडी मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड उसकी जनरेशन, ये सारी हमने मतलब एंटी साइकोटिक कंडीशन कौन सी, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होती है, उसमें लुइयंस आती हैं, जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं, वो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक ऐसा इंसान हमें नज़र आता है जो हकीकत में होता ही नहीं। बाकी उसकी ये हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी के मुताबिक ये ड्रग्स का बताया कि फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स है ना, वो किस हवाले से फर्स्ट लो पोटेंसी जनरेशन की ड्रग्स और हाई पोटेंसी की ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स बेसिस उसकी बता दी है ना। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है वो एक ही पैराग्राफ में ये इधर कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड जनरेशन आ रहा है एंटी साइकोटिक की, तो ये भी सिंपल, इतना ये रिफ्रैक्टरी पेशेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पैराग्राफ ड्रग सिलेक्शन का ही बस ठीक है। नेक्स्ट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोपामीन के एक्शन से ओपोजिट है। अगर इसको कंपैरिजन करके याद किया जाए ना तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एगोनिस्ट जाती है, एक उसके ओपोजिट में जाती है। तो इस तरह कंपैरिजन करके, तो अगर एक चीज़ मतलब एसिटाइलकोलिन मतलब एगोनिस्ट होगा तो उसका इंक्रीज़ कर रहा है, अगर उसको अब हम इनहिबिटर कर देंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे ना। इस तरह इन्होंने ये बताया है कि जो डोपामिन का एक्शन है ना उसको इनहिबिट करेगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों यूज़ हो रही हैं। आगे जो हमने पीछे चैप्टर में वो क्या नाम है, सेरोटोनिन इनहिबिटर ब्लॉकिंग पढ़ा हुआ है ना, रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इनहिबिटर, रिसेप्टर, यही उसके पीछे वाले फंक्शंस हैं। और इधर इन्होंने मेन चीज़ ये बताया कि कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करना है। 5-HT2A रिसेप्टर है जिस पे हाई एफिनिटी के साथ ब्लॉकिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। और ये क्लोज़ापाइन और ये नेक्स्ट जो सी लिखी हुई है ओलेंजापाइन, सेम दोनों के नाम है, ये दोनों ड्रग याद कर लीजिए। एक्शन उनका ये डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है। ये वैसे पूरे चैप्टर की समराइज लिखे कि एडिनर्जिक एजेंट किस तरह एंटीसाइकोटिक ड्रग पे एक्शन कर रहा है, कोलिनर्जिक क्या एक्ट कर रहा है, हिस्टेमिक क्या कर रहा है, और यही 3 बताए हुए हैं। ये तीनों जो बताए हुए हैं ना, ये और डोपामिनर्जिक और सेरोटोजेनिक, ये सारी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम इधर से बंदा याद एक दफ़ा डायग्राम को पढ़ लेना तो पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा।
पढ़ना। नेक्स्ट वही इसका पीछे वाले जो ड्रग्स हमने पढ़ ली उसके थेरेपेटिक यूजेस, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ हो रहा है, नोज़िया वॉमिटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, अदर उसके यूजेस बताए हुए हैं कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट जो सा हमारे पास आ रही है ड्रग्स, ये उसके अब्जॉर्प्शन का लिखा है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ये एंजाइम वगैरह का इतना लिखना होता है। एडवर्स इफेक्ट में बताया कि एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स पे ये जाके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसका जो एक्स्ट्रा पैरामिडल का एक्शन है ना वो रह जाता है, मतलब इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे एक एस्थीसिया हो जाता है, ब्रेडिकानेसिया हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है ये वाला टार्डाइव डिस्काइनेसिया। ये पेशेंट की इतनी बुरी कंडीशन होती है, इनवॉलंटरी फेशियल मूवमेंट्स होती है बायोलेटरल में, इसमें फ्लाई कैचिंग जैसे मतलब इसकी टंग बाहर आ जाती है। अगर आप नेट पे ये वर्ड लिख के देखो ना टार्डाइव डिस्काइनेसिया, तो बड़ी अजीब सी कंडीशन आती है पेशेंट की। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इधर इन्होंने 2 पैराग्राफ में बताए, वो इन्होंने सिंगल वर्ड में इधर भी बताए हैं। 3-4 आप ये कर लो, ये 2 मेन इन्होंने इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि इनकी मैकेनिज़्म उन्होंने पीछे बताया, इस तरह आप याद कर लो। नेक्स्ट जो सा हमारा चैप्टर है पीछे ये करना ज़रूरी है, ये लिखा है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि मसल रिजिडिटी हो जाती है, अनस्टेबल आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, मायोग्लोबिनीमिया हो जाता है कि मायोग्लोबिन जो सी हमारी मसल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना वो कमी हो जाती है, मसल्स का इसमें बताया हुआ है। इस हवाले से ये वाला आपने ज़रूर करना है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट जो सा हमारे पास बताई हुई है ड्रग्स फॉर एपिलेप्सी। ड्रग्स फॉर एपिलेप्सी और सीजर दोनों सेम है। सीजर की आपको क्लासिफिकेशन पता है, जनरलाइज क्या, फोकल क्या, जनरलाइज का अगर टोनिक क्लोनिक आ जाती है, एब्सेंस है मायोक्लोनिक, ये सारी हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई है। चैप्टर की जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ड्रग्स है। तो ड्रग्स हमने ऑलरेडी पीछे सारी ड्रग्स सीजर की पढ़ी है, बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग हमने पीछे पढ़ी है, वो भी कवर होगी। अगर उनसे ये वाली ड्रग है ये बताई हुई है कि फोकल ऑनसेट ऑफ सीजर के लिए यूज़ हो रही है, ये एक न्यू ड्रग बताई हुई है। नेक्स्ट जो सी है कार्बामेज़ेपाइन, ये भी हमारे पास बेंजोडाइजेपिन की ही फॉर्म है, ये इधर यूज़ हो रही है। बाकी जो सी है एथोसुक्सीमाइड, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, बस 1, 2 और ऊपर ये 3 ड्रग्स सीजर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सा है ये लिमोट्रिग्नीन बताई हुई है, इसमें सोडियम का एक्शन बताया है, इधर कैल्शियम का एक्शन बताया है कि कैल्शियम के चैनल्स पे किस तरह ड्रग एक्ट करके मतलब सीजर को कंट्रोल करते हैं। मतलब कैल्शियम मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ है, जब कैल्शियम ब्लॉकेज हो जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। सोडियम का बताया कि एक्शन पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है, जब सोडियम ब्लॉकिंग चैनल हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा। आगे इसमें ये एक बताया हुआ है, एक सिंड्रोम है लेनक्स गेस्टंट सिंड्रोम, लेनक्स गेस्टंट सिंड्रोम LGS, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिमोट्रिग्नीन हमने ड्रग ज़रूर देनी है, कौन सी वाली, लिमोट्रिगाइन, गीन भी कह लेते हैं, गाइन भी, सबकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी बोल लें। ये सोडियम चैनल की ब्लॉकेज के लिए, अगर चीज़ को एक एक डिफरेंस से आप लिखें ना तो बड़े अच्छा प्रेजेंट होता है बोर्ड में। मेन ड्रग्स वैसे सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों ने इसका साथ शायद वाइवा भी अब रख दिया न्यू सिलेबस के साथ, तो इस हवाले से भी चैप्टर को कवर इस तरह किया जाता है कि आप कुछ ड्रग को ना डिफरेंस के तौर पे यूज़ कर लें, याद कर लें। जैसे कैल्शियम के लिए ये ड्रग बताई हुई है, मसल रिलैक्सेंट के लिए सीजर की ये ड्रग है, सोडियम ब्लॉकेज के लिए ये ड्रग बताई है, कैल्शियम ब्लॉकेज के लिए ये ड्रग है, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आता है कि ओवरऑल चैप्टर आपका कवर तो हुआ है ना, डिफरेंस करने में आपको आसानी होगी। अगर ये पेनिटोइन ड्रग है, ये बहुत बार पीछे भी यूज़ हुई है कि ये भी सोडियम के चैनल के लिए यूज़ होती है। ये ना किसी चैप्टर में मुझे याद नहीं आ रहा, पेनिटोइन ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करनी है। प्री गैबलिन इसलिए यूज़ होता है कि ये एक न्यूरो इनहिबिटरी, अगर आपको नर्व पेन है ना, जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आती है हमारी C5 और C3 के लेवल पे, ज़्यादातर C5 के लेवल पे आती है, पूरे आर्म में रेडिएट करती है, तो ये प्री गैबलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉकेज करती है, वहाँ जाके एक्साइटेशन को रोकती है, इनहिबिशन का एक्शन परफॉर्म करती हैं।
नेक्स्ट जोन सा है, ये एक ड्रग है, ये एसिड है, इसलिए एसिड टाइप ड्रग है तो ये यूज़ हो रही है, क्या है, वेलप्रोइक एसिड। बाकी ये आप कर लेके जाके ये सी गाबा हमारे पास है ना, उस एंजाइम पे एक्ट कर रही है। बाकी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं इसका। आगे ये वाली ड्रग भी कर लें क्योंकि ये पीछे जो सी ना वेगा बैटरीन और ये जो सी वेलपोरिक एसिड ये सेम बताई हुई हैं। एनेस्थेटिक बताया हुआ नेक्स्ट चैप्टर। एनेस्थेटिक क्या चीज़ है, एनेस्थीसिया दिया जाता है किस चीज़ के दौरान, तो उसके लिए जो हमारे पास मेन ड्रग है ना वो बताई हुई है कि हमने किस तरह से कंट्रोल। एनाल्जीसिया देना है, एंटी एसिड देना है, जो हम जीआईटी में एंटी एसिड भी पढ़ चुके हैं, एंटी एमनेटिक्स भी, बेंजोडाइजेपिन पीछे पर। एनाल्जेसिक न्यू टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो जो उनसे एनाल्जेसिक में वो एसिटामिनोफेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, और गाबापेंटिन और ओपियोइड्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा। बाकी ये डिफरेंट इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऊपर लिखे हैं कि ये इनहेल के तौर पे मतलब यूज़ हो रही है। हमने एनेस्थीसिया देना तो मेन जो सी हमारे पास गैसेज, मतलब अब एक बंदा हमने उसको बेहोश कर लिया है, अब उसकी जो उसको बेहोशी हुई है उसके एनेस्थीसिया की कंडीशन को भी तो ऑपरेशन के दौरान मेंटेन करना ना। उसके लिए हम ये तो नहीं ना उसको बार बार डोजेज इंजेक्शन लेंगे, उसके लिए हमने कंटिन्यूस उसके माउथ के अंदर एक पाइप लगा होता है, विंड पाइप, जिसके थ्रू एक गैस है, ये गैस का नाम क्या, डेस्फ्लूरेन आइसोफ्लूरेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि आजकल ओटी में यूज़ हो रही है, और इनहेलर के तौर पे ये पाइप के थ्रू जाती है और उसको मेंटेन रखती है। अगर दूसरा एनेस्थीसिया देखा जाए तो ये वाला है इंट्रावेनस है, एथोमिडेट ज़्यादा और प्रोपोफोल, ये दो ड्रग यूज़ हो रही है आजकल ओटी में। हम सर्जरी की वार्ड में जब जाते हैं ना तो तब पता चला था कि एथोमिडेट और प्रोपोफोल ड्रग हमारी इंट्रावेनस यूज़ हो रही है और इनहेलर के तौर पे यूज़ हो रही है, ये डेस्फ्लूरेन और आइसोफ्लूरेन। एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब में एक जैसा लिखा हुआ है, ये डिफरेंस बताया हुआ है। ये मैंने ये सिर्फ गैसेस के नाम लिखे हैं कि किस तरह कौन सा एक्शन कर रहा है। ये स्टेजेस के हवाले में बताया है कि कभी कभार स्टेजेस भी आ जाती हैं। स्टेजेस में क्या, सबसे पहले इंडक्शन बताई हुई है कि 3 मेन स्टेजेस हैं। इंडक्शन के थ्रू दिया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, मेंटेनेंस। सबसे पहले हमने मतलब उसको एनेस्थीसिया देना है, उसको सारा इंड्यूस करना है, वो हम देंगे गैस के थ्रू भी, जैसे आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, और आईवी के थ्रू भी एथोमिडेट और प्रोपोफोल। नेक्स्ट जो सा हमने एनेस्थीसिया को मेंटेन कैसे करना हो उसके सारा लिखा हुआ है कि ये वाली जो सी गैसेज हैं वो हमने कंटिन्यूस देनी है। और रिकवरी मतलब अब उसका ऑपरेट हो गया तो उसको होश में भी तो लाना है ना, एनेस्थीसिया की कंडीशन को डिप्रेस भी तो करना है। उसके हवाले से बताया कि वो ये 3 मेन स्टेजेस आती है, ये भी कभी शॉर्ट में आ जाता है, इंडक्शन, मेंटेनेंस और रिकवरी। नेक्स्ट जो सा इनहेलेशन के बारे में बताया है। एनेस्थीसिया को एक दफ़ा गो थ्रू करना ज़रूरी है, बट इसमें से इतनी स्टेजेस है इसकी बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो से ड्रग्स के नेम बताए हैं, ये जो सा चैप्टर है एनेस्थीसिया वाला, इसमें मेन मैकेनिज़्म अगर आप एक दफ़ा पढ़ोगे तो ऑलरेडी हमें पता है कि मसल रिलैक्सेंट क्या कर रहे हैं। तो एनाल्जेसिया पेन इनहिबिटरी का मैकेनिज़्म इधर हो रहा है। मेन चीज़ है इसमें इंडक्शन के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करें, इंडक्शन के दौरान एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के कौन से कार्य है, और उस एंड पे आता है कि हमने रिकवरी के लिए मतलब उस चीज़ को एनेस्थीसिया को हमने रिकवर कैसे करना है, उसको डिफरेंट बताया है। और ड्रग्स वही सारी यूज़ है यहाँ हो रही है जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। देखें ड्रग हमने मेन जो सी मैंने पीछे नाम बताया ना, प्रोपोफोल और आइसोफ्लूरेन वाली, इंट्रावेनस और इनहेलेशन वाली, वो ड्रग्स करनी ज़रूरी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ऑलरेडी पता है। एक आपने बात पढ़ी होगी बहुत दफ़ा कि मसल रिलैक्सेंट, एक मसल रिलैक्सेंट है जो हम यूज़ करें जिसे डेंट्रोलीन कहते हैं। जब वो यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये पढ़ा हुआ है ना, अगर किसी को अगर अच्छे से याद किया हो तो ये वो याद करने वाली ही चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है इसका एडवर्स इफेक्ट मसल रिलैक्सेंट का, ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने सारी ड्रग्स पीछे पढ़ चुके हैं, ये बार्बिचुरेट्स वाली भी पढ़ी है, बेंजोडाइजेपिन भी पढ़ी है, प्रोपोफोल में इसमें न्यू ड्रग है वो बस हमने पढ़नी है। और ये क्या बताया कि जो हमने अब एनेस्थीसिया दिया हुआ था ना उसको अब रिकवर कैसे करना है, ये उसका रिकवरी का सारा मैकेनिज़्म बता दिया है। ये देखें इंडक्शन क्या हमने दिया है एनेस्थीसिया, अब उसको हमने रिकवर करना है। पहले पीछे मेंटेनेंस का लिखा था, अब रिकवरी का।
वो डिफरेंट तरीके लिखे हैं। अब आगे बताया कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिससे हम रिकवर कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। ओपियोइड्स हैं, इटोमिडेट है और कैटिनीन है। सब ड्रग्स के कोई इतने मुश्किल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए तो स्लाइड्स भी मैं नीचे ऑप्शन में दे दूँगी, वो स्लाइड से कवर कर ले। अगर किसी को चैप्टर मुश्किल लग रहा है ना, तो अगर मैं इधर भी बता देती हूँ, अगर मैं नीचे ना भी दूँ तो क्रोम की वेबसाइट पे जाके लिख अपने चैप्टर का नाम लिखें और आगे लिख दे स्लाइड शेयर। वहाँ से हर तरह की फार्मा की स्लाइड निकल आती हैं, वहाँ से गो थ्रू करना इजी हो जाएगा। फिर जो मेन चीज़ें मैंने बताई है आप वहाँ से कवर कर लो, वीडियो यहाँ से देख लो, बुक पे निशान लगा लो, बुक से भी कंपेयर करो, क्योंकि स्लाइड्स में काफ़ी दफ़ा मैंने खुद देखा कि स्लाइड्स में कभी कभार चीज़ें डिफरेंट लिखी होती हैं, जो बुक में ठीक होती है स्लाइड्स में अपोजिट लिखी होती है। इसलिए कंपैरिजन करना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक ही चीज़ को आप लेकर चलते रहो। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का लिखा है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर वही मसल रिलैक्सेंट का आ गया एक्शन। आगे लोकल एनेस्थीसिया है कि लोकल एनेस्थीसिया कैसे एक्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक ड्रग्स दी जाती है, यही उसका ऑनसेट पोटेंसी और ड्यूरेशन है। ये इसका मतलब है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया लोकल एनेस्थीसिया का। अगर मेटाबॉलिज्म बताया वो ना भी करें। एलर्जिक रिएक्शन भी, एलर्जिक रिएक्शन अगर कोई मेन लाइन अंदर लिखी हुई है तो आप कर लें। वैसे मैंने अपने टाइम पे ये स्लाइड से किया था, जैसे मैंने आपको स्लाइड पे बताया वो आप वहाँ से कर लो। अगर ये बताया कि इसको लास्ट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है, लोकल एल एनेस्थीसिया ए, सिस्टेमिक एस एंड टॉक्सिसिटी लास्ट। ये क्या नाम है, लास्ट के नाम से ये वाली कंडीशन कभी कभार आ सकती है। वैसे अभी तक फार्मा के पेपर में नहीं आई, वाइवा के दौरान ना पूछ लें। अब आगे बताया हुआ कि एनेस्थीसिया एडजेक्टिव मतलब दो कंबाइन देते हैं तो किस तरह दे सकते हैं, ये इतने करने वैसे ज़रूरी नहीं ना। ये हमने कोई डीपीटी के दौरान एनेस्थीसिया कंडीशन, बस एटलीस्ट आपको एनेस्थीसिया का ये पता हो कि मतलब ये ड्रग्स हैं, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ऐसा तो इसका और कुछ भी नहीं, ना हमने कोई इतने बड़े ऑपरेट करने हैं। बस नेक्स्ट जो सा शायद अभी 2 चैप्टर रह गया, ओपियोइड्स का और सीएनएस स्टिमुलेंट्स का। ओपियोइड्स का मतलब क्या है? ओपियोइड्स का मतलब है कि पेन को कंट्रोल करना है, दर्द को कम करना है। तो ये ओपियोइड्स को एगोनिस्ट करने के लिए सारी ड्रग्स लिखी हैं, जिसमें आती है मॉर्फिन, हमारी नेचुरल ड्रग जिसको हम हीरोइन भी कहते हैं, वो भी यूज़ होती है, पर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, वो नहीं अब दी जाती। ये देखिए उसका समराइज लिखा है कि ओपियोइड्स जो नेचुरल मॉर्फिन है, कोडीन है। सेमी सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल हाफ है, और आधा जो उनसे नेचुरल यूज़ किया है, और सिंथेटिक जो टोटल ही आर्टिफिशियल मटेरियल यूज़ हुआ है। इधर से आप एक एक ड्रग याद कर लो, ये इन्होंने अच्छा टेबल बनाया हुआ है। बाकी ये मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया अपनी मर्ज़ी से कि ये वाली ड्रग मतलब मैंने जो याद की थी। ऐसा सारी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब उतना याद करो जो आपके जहन में रहे। ये ना 15-20 ड्रग्स याद की और जब लिखने का टाइम है तब एक भी ना याद है। इस हवाले से मैं कहती हूँ 2 या 3 ड्रग्स इस तरह याद होनी चाहिए कि आप चलते फिरते उठते बैठते आपको पता ये ड्रग इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि ये लिखा है कि भाई ओपियोइड्स जो सा मॉर्फिन है उस पर नो लिखे। ये हो सकता है कि जो नेचुरल ओपियोइड है उसके साइड इफ़ेक्ट लिखे, जैसे अब ये मॉर्फिन के सारे साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं। एनाल्जीसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेशन, डिप्रेशन ऑफ कफ, मियोसिस, एमनेसिस, जीआईटी ट्रैक, कार्डियोवास्कुलर, हिस्टामिन रिलीज, कितने ज़्यादा लिखे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे हार्मोनल एक्शन और लेबर का लिखा हुआ है, सेम हो गया। बाकी नेक्स्ट जो सा उसकी कोडीन नेचुरल वही वाला पार्ट पीछे बताया। ये मैंने सिंपल ऐसे ही पॉइंट इसमें से निकाल के साइड पे लिख दिए कि जी ये जो सा कोडीन है ये वीक एनाल्जीसिया है, मॉडरेट एक्शन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पीछे की तरह कराता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, गुड क्या है, एंटी ट्यूसिव है, एक्टिव है, कफ को डिप्रेशन करता है, ओरल है और लीवर के लिए साइड इफ़ेक्ट है, यूरिन इससे ज़्यादातर डायरिया काज का रहता है, और स्ट्रॉन्ग ब्रोकियो डिप्रेसर है मतलब लंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये इसलिए पॉइंट बाहर निकाल के लिखे कि देखें अब जब हमारे पास स्टडी का टाइम नहीं होता पेपर्स के दौरान, तो ये तो नहीं ना मैंने पूरा पैराग्राफ है मैं इसी बात को पढ़ूंगी इसी को लिख लूँगी। ये गो थ्रू करना होता है, एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर होता है, साथ अपने नोट्स बनाया करें। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है, हमारे पास डिग्री है और डिग्री का अच्छा यूज़ करना है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलना हमने। लोग तो आजकल ऐसे ही हैं, मतलब पेशेंट को बस लटका के रखना होता है, तो इंशाल्लाह हम नहीं ऐसे काम करेंगे। हमने जितना अपनी तरफ से पॉसिबल हो
उसके लिए काम करना है ताकि वो जल्दी रिकवर हो। तो मेडिसिन का पढ़ना ये होता है कि ये वाली मेडिसिन तो नहीं ली कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो बॉडी पे इफेक्ट आए, या आप एक पेन की कंडीशन को ट्रीट कर रहे हो एसआई की, और वो मेडिसिन ही इस तरह की ले रहा है जो एसआई पे मतलब जो उनसे बोन्स पे अटैक कर रही है, इन्फ्लेमेशन को इन्हेंस कर रही है। इसलिए मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता होना ज़रूरी है। और उसके 3 चीज़ें, ड्रग का बायो नेम जो जेनेरिक नेम है वो तो सबको पता होता है, जेनेरिक नेम का पता होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये हमारी फार्माकोलॉजी का डीपीटी में मेन रोल है। हमने कोई डिग्री लेके ये नहीं करना कि अब ये भी ड्रग लेके तो वो भी। ड्रग्स कोई भी आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते सिवाय मसल रिलैक्सेंट के लिए, वो भी जो आजकल चल रही हैं जैसे डेज़िपाम है या पैनाडोल भी एक ओपियोइड ही है पेन कंट्रोल के लिए। बाकी ये जो से पार्शियल एंटागोनिस्ट लिखा है ये करने भी नहीं ज़रूरी। नेक्स्ट जो सा हमारे पास CNS स्टिमुलेंट, लास्ट चैप्टर हमारा CNS का रह गया है। वीडियो भी काफ़ी लंबी चलेगी है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है ये लिखा है साइकोमोटर को, मतलब जो हमारा मोटर सेंटर है साइकोलॉजिस्ट, हमारी जो साइकी है उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो सी ड्रग्स हैं, ये पहले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है। अब देखें नीचे ये लिखा हुआ है कि CNS को मेंटेन कैसे मतलब लोकल किया जाता है। लोकल से हमारा दिन नेचुरल चीज़ों से, चॉकलेट हम खाते हैं हम उससे एक्टिव रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, टी पीते हैं। कॉफ़ी का भी इधर उन्होंने लिखा है कि इतने ग्राम अगर हम कॉफ़ी लें तो हमें झटके लगने शुरू हो जाएंगे। एक हाथ तक कॉफ़ी लेनी, ये नहीं कि अब इतनी ज़्यादा जैसे लोग कहते हैं जी मैं तो 10-10 12 कप पीते हैं, ये सिर्फ झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी कभी पेपर्स के दौरान ही कॉफ़ी पीती हूँ, स्टडी मतलब जब पेपर्स हों, रात तक पढ़ना हो तो एक्टिव रहने के लिए, बॉडी पेन के लिए बड़ा अच्छा होता है, मतलब सुकून मिलता है माइंड को भी। निकोटीन हम ऑलरेडी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब जो सा हमने ये स्टिमुलेंट्स CNS स्टिमुलेंट्स है, इसमें जो मेन है वो हमने ये सिंपल पढ़ी, नेचुरल उसके मतलब कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कहाँ पे जाके ब्रेन में स्टिमुलेंट का एक्ट कर रहा है। एक्शन में CNS करता है, कार्डियोवास्कुलर पे क्या इंक्रीज़ कर देता है, डायरेटिक्स क्या बताया कि किडनी पे क्या एक्ट होगा, और GIT का बताया। बाकी ये निकोटीन का हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है विड्रॉल सिंड्रोम है कि निकोटीन के जब लोग आदी हो जाते हैं तो उससे जान छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको अपोजिट ड्रग ये एडिक्शन का बताया हुआ है। आगे ये जो सी ड्रग्स है ये ना भी करें। कोकीन हमें ऑलरेडी पता है कि ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। एम्फेटामाइन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है और ये सिंपैथेटिक अमाइन है। सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि CNS को स्टिमुलेट करेगी, एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करेगी, और पोटेंशियल जिनसे ना हमारा क्या नाम है, पोटेंशियल क्या उसको कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है कि कैसे उसने जाके ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने स्टार्ट के जो चैप्टर से पढ़े हैं ना उसके अंदर जो इतने बड़े न्यूरॉन के जंक्शन बनाए हैं वहाँ ये प्रेजेंट किया। अगर वो याद किया तो ये कोई भी चीज़ इस चैप्टर की नहीं, सिवाय ड्रग्स के नेम याद करें तो वो भी जब बंदे ने इतना कुछ याद किया तो ऑलरेडी इस चीज़ का भी आदी हो जाता है, वही 2-3 नाम याद करने बस। नेक्स्ट जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फेटामाइंस के वर्टाइगो, हाइपरटेंशन, सोमीनिया, कंफ्यूजन और पोटेंशियल एडिक्शन हो जाती है, नोजिया और डायरिया होता है। नेक्स्ट बताइए मिथाइल फिनिडेट एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट ड्रग है। किस हवाले से ये इम्पोर्टेंट ड्रग बताई हुई है कि इसमें ये जो उनसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो इसके इम्पोर्टेंट लिखे हैं, और एक इसका ये लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ ADHD डिजीज़ है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट यूज़ है। मिथाइल फेनिडेट हैज स्टिमुलेंट property similar to those of amphetamine and then use treatment of ADHD and has abusive कि ये जो चीज़ मेन ड्रग बताई है ना ये ट्रीटमेंट के लिए अल्जाइमर डिजीज़ लिखी है अच्छा वो ADI लिखा है ADHD, पता नहीं मेरे माइंड से स्किप हो गया है ADHD का मीनिंग, बट ये उसकी कंडीशन के लिए मेन ड्रग यूज़ हो रही है मिथाइल फेनिडेट। ये भी सारे इतने बड़े पैराग्राफ ना देखें, इसमें से एक एक वर्ड उठा के बाहर लिखें। जैसे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो सा डोपामीन है ना उसके लिए मतलब डोपामीन के एक्शन को मतलब इनहिबिट कर रहा है।
ये लिखा हुआ है फेनिडेट डोपामीन एंड नोर एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, ये इसके लिए यूज़ हो रहा है। शुक्र है अब ये पूरा हो गया सारा, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गया है, तो इस तरह मैं शॉर्ट वाइज ये सारा करके आपको बता दी है। अब CNS को सिंपल मैं याद करने का तरीका यही बता रही हूँ कि कंपैरिजन में करके, क्योंकि चीज़ें सारी रिपीट हुई हैं, कुछ ना सिर्फ ड्रग्स के नेम है जो हमने याद करना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कुछ जो हमने न्यू याद करना है, बाकी ऑलरेडी जैसे सीजर अटैक के लिए ये स्टिमुलेंट्स के लिए पीछे वाला ही सारा कुछ हमने याद करना है, नया करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर किसी को स्लाइड मतलब यहाँ से मुश्किल लगे ना चीज़ें, ये जो मैंने बताई है ये वाली कर लें, और याद अगर बुक से ना हो तो क्रोम पे जाके जो स्लाइड शेयर है ना, चैप्टर का नाम लिख के आगे स्लाइड शेयर लिखना है तो स्लाइड से निकल आएंगी, वहाँ से निकाल के आप पढ़ लें। इस तरह भी अपने आप को जिस तरह मर्ज़ी हो, पेपर की तैयारी के लिए, पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए खुद को, बंदे को ना हर तरह से, जिसने नंबर लेने हैं ना उसको हर तरह से, अगर लोग कहें कि हमने बस पास होना है तो बस पास होने के लिए भी मेंटल लेवल इंसान का होना ज़रूरी है। और हमने अगर डिग्री लेके क्लिनिकल करना है तो एटलीस्ट हमें हर कंडीशंस, मेडिसिन की जो कंडीशंस हैं, एक्शन और एडवर्स इफ़ेक्ट का पता होना ज़रूरी है। ओके बाय।